हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि DHFL एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। DHFL अभी 28 रुपीज़ की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। क्या आने वाले दिनों में इसका प्राइस बढ़कर 50, 100 या 200 रुपये के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, 2 क्वेश्चंस हैं ऐसे जो मेरे से हर 2-3 महीने बाद या कुछ टाइम बाद लोग पूछते हैं। पहला सवाल उन लोगों से आता है जो लोग DHFL में ऑलरेडी फंसे हुए हैं ऊपर के प्राइसेस पे 200, 500 या 600। तो पहला सवाल उन लोगों से आता है कि DHFL के शेयर का क्या होगा, क्या ये वापस उन 2018-2019 के प्राइस लेवल पे 500-600 के लेवल पे वापस आ सकता है। दूसरा सवाल उन लोगों का आता है जिनको ये लगता है कि ये नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, जिनको ये लगता है आगे चल के ये 100, 200, 500 का दोबारा हो सकता है। तो उन लोगों का सवाल यही आता है कि उन्हें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपके भी इन 2 सवालों में से एक है, या तो आप ऑलरेडी DHFL को होल्ड कर रहे हो या आप प्लान कर रहे हो इसको बाय करने की, ये सोच के कि कंपनी जो है एक्वायर होने वाली है, पिरामल एंटरप्राइजेज या कोई और कंपनी जो है इसको टेक ओवर कर लेगी और इस कंपनी के दिन बदल जाएंगे और शेयर का प्राइस जो है वापस 2800 रुपये से बढ़ के 200, 500 या 600 के लेवल तक आ जाएगा। अगर आपके भी यही 2 सवाल हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम DHFL की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सबको पता है DHFL में क्या फ्रॉड हुआ, क्या स्कैम हुआ। DHFL एक बैंकक्रप्ट कंपनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके DHFL की हिस्ट्री जान सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ DHFL के फ्यूचर को डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में DHFL का शेयर के प्राइस का क्या हो सकता है, कहाँ तक ये शेयर जा सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। DHFL के बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा जिसमें 2 मिनट लगेंगे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आपको समझ आ जाएगा ये जितनी भी बैंकक्रप्ट कंपनीज़ के शेयर होते हैं, जैसे कि भूषण स्टील, आलोक इंडस्ट्री, रुचि सोया, JP एसोसिएट, JP इंफ्रा, सुजलॉन, मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील, इन सब बैंकक्रप्ट कंपनीज़ के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इनका फ्यूचर क्या होता है। न्यूज़ आती है इन कंपनीज़ का टेक ओवर होता है, तो उस एक्विजिशन से, उस टेक ओवर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किनका होता है। तो आपको पता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो आप उसके एक पार्ट ओनर बन जाते हो, आप उस बिज़नेस के एक हिस्सेदार बन जाते हो, आप उस बिज़नेस के एक छोटे से मालिक बन जाते हो। फिर भी काफ़ी सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि बैंकक्रप्ट कंपनीज़ के शेयर्स मल्टी बैगर स्टॉक कैसे बन सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। एज्यूम कर लीजिए आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आपकी एक छोटी सी दुकान है। उस बिज़नेस को रन करने के लिए आप एक बैंक से कर्जा ले लेते हैं, आप एक बैंक से लोन ले लेते हैं। तो जब तक आप बैंक की लोन को रीपे कर रहे हो, आप बैंक का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक के लोन को रीपे करने में डिफ़ॉल्ट करते हो, आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, आप EMIs पे नहीं करते हो, आप लोन रीपे नहीं करते हो, तो उस केस में बैंक क्या करता है, बैंक आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, आपके एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है, आपकी जो दुकान है उसका टेक ओवर कर लेता है। बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद बैंक का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उस बिज़नेस को बैंक चलाएगा। बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है उस बिज़नेस को सेल करके अपने पैसे निकाल लेना। चाहे बिज़नेस की वैल्यू 10 लाख है या 20 लाख है, अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है जो वो 5 लाख का लोन है और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है, बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है उसकी इन्वेस्टमेंट है, बैंक ने जो पैसा आपको दिया हुआ है, बैंक का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपना पैसा निकाल ले, अपना पैसा सेव कर ले। तो आपके केस में अगर आपने एक लोन लिया हुआ है और आप उस लोन से अपना बिजनेस रन कर रहे हो, और अगर आप बैंक का लोन रीपे नहीं करते हो तो बैंक आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा और आपके बिजनेस को किसी एक थर्ड पार्टी को आपका बिजनेस बैंक जो है सेल कर देगा। और ऐसे केसेस में जो थर्ड पार्टी, जो एक्वायरर आता है, जो ऐसे बिजनेस को एक्वायर करने आता है, वो भी ऑब्वियसली 10 की चीज़ अगर 5 में मिलेगी तभी उस चीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड होगा। तो ऐसे बैंकक्रप्ट कंपनीज़ के केसेस में, ऐसे बैंकक्रप्ट बिजनेस के केसेस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी इक्विटी की वैल्यू हो जाती है 0। मार्केट में उस शेयर का कुछ भी प्राइस हो, 4 रुपये, 5 रुपये, 10, 20 रुपये, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो उस बिज़नेस की होती है वो है 0। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान करो किसी बैंकक्रप्ट कंपनीज़ के शेयर बाय करने के लिए, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, आपको पता है बहुत सारी इंडिया में पेनी स्टॉक्स जो है ट्रेड कर रहे हैं, जो बैंकक्रप्ट कंपनीज़ हैं, जिसको कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड बिजनेस प्लान कर रहा होता है एक्वायर करने के लिए। जैसे DHFL के केस में पिरामल एंटरप्राइजेज जो है इसको प्लान कर रहा है टेक ओवर करने में। ऐसे केसेस में अगर इन कंपनीज का टेक ओवर हो भी जाता है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक थर्ड पार्टी हो और किसी का बिजनेस जो है वो कर्जे की वजह से डूब गया है, आप उस बिज़नेस को बाय करने जाओगे तो आप कम से कम पैसा देके उस बिज़नेस को एक्वायर करना चाहोगे। आपकी कोई इंटेंशन नहीं होगी जो उस बिज़नेस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो उस बिज़नेस के एग्जिस्टिंग मालिक हैं, उनकी मदद करने की।
आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं होगी उनके एग्जिस्टिंग जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, उनको कुछ भी देने की। आपकी सिर्फ एक ही इंटेंशन होगी, बैंक से कम पैसे में उस बिज़नेस को किसी तरह आप एक्वायर कर सको। तो ये बैंकरप्ट कंपनीज का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। जब भी इन बैंकरप्ट कंपनीज का एक्विजिशन होता है, कोई भी इनको बाय करता है, टेक ओवर करता है, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो प्रमोटर्स हों, उनको कुछ नहीं मिलता। तो गाइस अब DHFL का केस डिस्कस कर लेते हैं। DHFL के केस में एक्चुअली हुआ क्या। DHFL ने अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़ रुपीज़ का डेट बैंक से लिया और इसके बाद इसमें से काफ़ी सारे फंड्स जो हैं DHFL ने डाइवर्ट कर दिया। DHFL ने येस बैंक को लोन दिया, येस बैंक के प्रमोटर ने DHFL के प्रमोटर को लोन दिया। तो इन लोगों ने मिलके काफ़ी सारे जो बिजनेस के फंड्स थे, काफ़ी सारे जो इन कंपनीज़ के फंड्स थे, उनको डाइवर्ट कर दिया। तो इनमें से काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट होकर इन कंपनीज़ के प्रमोटर्स के पास चले गए और प्रमोटर्स ने इन फंड्स को यहाँ उड़ा दिया। हाल ये सिचुएशन है, DHFL के ऊपर 90,000 करोड़ रुपीज़ का डेट है, जिस पर DHFL जो है इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही और इस डेट को रीपे नहीं कर पा रही। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिन बैंक्स ने DHFL को लोन दिया हुआ है, वो बैंक्स NCLT में ट्राई कर रहे हैं DHFL के बिजनेस को सेल आउट करने के लिए, और काफ़ी सारे ग्रुप्स ने DHFL को टेक ओवर करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि पिरामल एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रुप और ऑक ट्री कैपिटल। तो व्हाट नेक्स्ट, अब DHFL का फाइनली होगा क्या। देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेज ने बिड लगाई है 37,500 करोड़ रुपीज़ की, लगभग अप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और NCLT जो है मोस्ट लाइकली पिरामल एंटरप्राइजेज के रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देंगे, और अगर ये प्लान अप्रूव हो जाता है तो ये 37,500 करोड़ रुपीज़ जाएंगे कहाँ। ये 37,500 करोड़ रुपीज़ जाएंगे उन बैंक्स को जिन्होंने DHFL को कर्जा दिया हुआ है। अब देखिए, बैंक्स ने जिन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है, उनको ही सिर्फ 37,500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो लगभग बनता है 57% का हेयर कट। जिसका मतलब ये है, अगर बैंक ने अगर 100 रुपये DHFL को कर्जा दिया था, उसमें से सिर्फ 43 रुपीज़ ही वापस उनको मिल रहा है। अगर बैंक को ही अपना दिया हुआ कर्जा वापस नहीं मिल रहा, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें से क्या मिल सकता है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा पिरामल एंटरप्राइजेस का और उन बैंक्स का जिनका डूबा हुआ पैसा थोड़ा बहुत वापस मिल सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है, अगर आपको शेयर बाय करने ही है, तो आप पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर बाय कीजिए और इन बैंक्स के शेयर बाय कीजिए जिनके थोड़े बहुत NPA जो हैं रिकवर हो सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ क्या होगा। गाइज, ऐसे केसेस में मैंने आपको पहले भी बताया, बैंकरप्ट कंपनीज के केसेस में इक्विटी जो है राइट ऑफ हो जाती है, और जो भी थर्ड पार्टी, जो भी एक्वायरर आता है, जो ऐसी बैंकरप्ट कंपनीज को एक्वायर करता है, वो जो भी पैसा देता है, जैसे इस केस में पिरामल जो है 37,500 करोड़ रुपीज़ जो पे करेगा, वो सारा पैसा चला जाएगा बैंक्स के पास। उसके बाद एक छोटी अमाउंट से, कह लीजिए 400-500 करोड़ रुपए से फ्रेश इक्विटी रेज की जाएगी। तो सारी इक्विटी लगभग पिरामल एंटरप्राइज के पास चली जाएगी। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो स्टेक है कंपनी में और कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एज्यूम कर लीजिए 1% स्टेक है ऑलरेडी, तो वो रिड्यूस होके कुछ भी हो सकता है 0.01 या 0.1, जो भी रेजोल्यूशन प्लान जो है NCLT अप्रूव करता है उसके अकॉर्डिंगली। रिटेल इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस रेजोल्यूशन से कुछ नहीं मिलेगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इन बैंकरप्ट कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब आप कहोगे अलोक इंडस्ट्रीज़ और रुचि सोया के केस में तो शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ गया था। देखिए, उन दोनों कंपनीज के केसेस में शेयर प्राइस बढ़ा जरूर था, लेकिन ट्रेडिंग उनमें बिल्कुल नहीं हुई थी। आप लिक्विडिटी चेक करोगे तो उनमें बहुत कम वॉल्यूम्स पे ट्रेड हुए थे, सिर्फ सर्किट लग के जो है शेयर प्राइस जो है ऊपर गया था, राइट। उन दोनों कंपनीज के केसेस में भी सेबी अभी चेक करी है कि प्राइस मैनिपुलेशन शायद उन दोनों कंपनीज के केसेस में हुआ है। तो एज ए लॉटरी टिकट समझ के आप DHFL के शेयर्स को बाय मत कीजिए। 99% प्रोबेबिलिटी है, इससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा बैंकरप्ट कंपनीज के केसेस में आपको इन कंपनीज के शेयर्स से दूर क्यों रहना चाहिए। यूट्यूब पे शायद ऐसी और कोई भी वीडियो नहीं है जो इन टॉपिक्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाती हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है बनाई है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग आपको रेकमेंड करते हैं येस बैंक बाय कर लो, DHFL बाय कर लो, ये शेयर्स जो हैं आगे चल के मल्टी बैगर बन जाएंगे, एक बार ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़, ये थी आज की हमारी वीडियो, और आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि DHFL जो है एक मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।